बाद राजस्थान में जिन कुछ नामों की बहुत ज्यादा चर्चा है उनमें से एक राजकुमार रोथ हमारे साथ हैं। बांसवाड़ा की सीट से जीत कर आए हैं। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको इस जीत के लिए। कैसा अनुभव है और अब जब आप सांसद बन रहे हैं, संसद पहुंच रहे हैं, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से आप सारे दर्शकों को मेरी ओर से धन्यवाद, जोहार। पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने का अवसर मिला। हालांकि इससे पहले मुझे 2 बार विधायक चुनाव लड़ने में अवसर मिला और जो लोगों ने शानदार मतों से मुझे दोनों बार विधायक बनाया। लोकसभा चुनाव की जो शुरुआती दौर था, हालांकि मैंने कोई प्लान नहीं किया था लोकसभा चुनाव लड़ने का, मेरा कोई विचार भी नहीं था, लेकिन हमारे स्थानीय लोगों ने तय किया। क्योंकि हमारी पार्टी में ये प्रक्रिया है कि हाईकमान टिकट नहीं देता है, लोग जो चाहेंगे इसको चुनाव लड़ाते हैं। तो बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने तय किया कि राजकुमार जी आपको चुनाव लड़ना चाहिए। चुनावी मैदान में उतरे। उस दौरान भी क्योंकि लोकसभा का अनुभव था नहीं, एरिया काफ़ी बड़ा था, पहली बार ग्राउंड में उतरे थे तो काफ़ी कुछ सीखने मिला। लेकिन लोगों ने एक ठान लिया था, जिस तरह से स्टेट के अंदर बीजेपी का जो तानाशाही 3 महीनों के अंदर, 3-4 महीनों में तानाशाही रहा, और जिस तरह से मोदी जी का जो तानाशाही स्पीच थी, तानाशाही डिसीजन थे, जिस तरह से मालवीय जी कांग्रेस से एकदम अचानक भाजपा में चले गए थे, तो लोगों में गुस्सा था। लोगों ने ये ठाना था कि ये लोकतंत्र है। लोग समझ चुके थे कि तानाशाही जो सिस्टम चल रहा है इसको ख़त्म करना है। और उसी दौरान उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया और एक शानदार बैंडेड से मुझे जिताया। और आज अच्छा फील हो रहा है और मैं अपने आप में गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मुझे जो जीत मिली है उस जीत के पीछे बांसवाड़ा डूंगरपुर की आम जनता, आम कार्यकर्ता, भारत आदिवासी पार्टी के पदाधिकारी, साथ ही इंडिया अलायंस का जो हमारे सपोर्ट मिला, इन सब का योगदान रहा कि मुझे आज दिल्ली के सदन में भेजने का अवसर दिया उन लोगों ने। जी। यह आपकी तीसरी जीत है, 2 बार विधायक और अब आप सांसद का भी चुनाव जीत चुके हैं। उदयपुर की सीट पर भी भारत आदिवासी पार्टी का प्रदर्शन जो है काफी अच्छा रहा। बागीदोरा की विधानसभा उपचुनाव में भी आपने जीत दर्ज की। क्या वजह है कि उस पूरे इलाके में, दक्षिणी राजस्थान में, आपकी पार्टी को अब लोग खूब पसंद करने लगे हैं? क्या कुछ कारण आप देखते हैं इसमें? देखो, वजह बहुत सारी वजह है, बहुत सारे कारण है। एक्चुअली अगर हम तह में जाए हमारे इलाके को लेके, तो काफ़ी मतलब दुखद चीज़ें मिलेगी। लोगों के अंदर इतना गुस्सा है क्योंकि आज तक आज़ादी के बाद चुनाव हुए, नेता चुना गया, 5 साल में 1-2 बार आया, लोगों के बीच में वो जनता के प्रति वफादार नहीं रहता था, जनता के प्रति जवाबदेही नहीं रहता था। वो उसके हाईकमान के प्रति, उसके पार्टी के पदाधिकारी, उच्च पदाधिकारियों को खुश करने में ही लगा रहता था। जनता की जो आवश्यक मूलभूत सुविधा है उन पे काम नहीं किया। हम लोगों ने पिछले 5 सालों के अंदर वहाँ पर एजुकेशन को लेके हमने काफ़ी काम किया, लोगों के बीच रहे, लोगों की छोटी मोटी समस्या को हमने समझा, सुना और इसका समाधान करवाया। वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है जो संवैधानिक प्रावधान, जिस संविधान पे हम गर्व महसूस करते हैं, लेकिन शेड्यूल एरिया के लिए जो संवैधानिक प्रावधान है वो संवैधानिक प्रावधान आज तक धरातल पे लागू नहीं हुए। लागू नहीं हुए वो बात तो है, लेकिन इसको बताया भी नहीं जनता को। पूर्व जो एमएलए एमपी रहे, कांग्रेस या बीजेपी से रहे, उन लोगों ने हमारे अधिकार क्या हैं, इन अधिकारों के प्रति लोगों को भी नहीं बताया कि हमारे ये अधिकार हैं। हम लोगों ने ग्राउंड में आए, इसके बाद हम लोगों ने बताया संवैधानिक ये प्रावधान है, लोगों में जागरूकता आई और लोगों में गुस्सा पैदा हुआ कि इन लोगों ने हमारे साथ आज तक अन्याय किया। और इसीलिए युवा वर्ग हो, बड़े बुजुर्ग हो, महिला हो, सारे एकजुट होके इस बार चुनाव में लड़ा। मैंने जितनी मेहनत की इतनी ही मेहनत हमारे कार्यकर्ताओं ने की। लोगों ने ठान लिया था राजकुमार अकेला नहीं, हम सब लड़ रहे हैं। उन्होंने ठान लिया था कि 75 साल आज होने आए, इसका बदला लेना है इस बार हमको। उन्होंने ठान लिया था कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र की ताकत बतानी है इस बार, इसलिए लोग हमारे साथ हैं। बिल्कुल, जब आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो मैं कई लोगों से मिला, वे कहते हैं कि चाहे कांग्रेस के नेता हों जो आदिवासी नेता हैं या फिर भाजपा के आदिवासी नेता हैं, वे उनकी बात उस तरह से नहीं उठा सकते जिस तरह से भारत आदिवासी पार्टी उठाती है। अब आप कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़े, आप अभी भी इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं, मानते हैं आप अपने आप को? बिल्कुल, इंडिया अलायंस का, जैसे कि यहाँ प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी, रंधावा जी प्रभारी, उनका अच्छा रोल रहा। उन्होंने जिस तरह से एक ठान लिया था कि जो कांग्रेस में रह के सीडब्ल्यूसी मेंबर तक रहा, कांग्रेस ने उनको कई बार मंत्री बनाया और वो एकदम कांग्रेस को धोखा देके चला गया। तो प्रदेश अध्यक्ष जी ने और कांग्रेस के हाईकमान ने तय कर लिया था, उन्होंने भाप लिया था कि वहां पर अगर महेंद्र जी मालवीय को, भाजपा को कोई मात दे सकता है तो बीएपी पार्टी ही दे सकती है। और इन्होंने इंडिया अलायंस में ये सीट छोड़ने का कोशिश की। हालांकि कुछ परिस्थितियां बनी, वहां कांग्रेस का कैंडिडेट भी उतारा,
बागीदोरा उपचुनाव में और लोकसभा में दोनों जगह उन्होंने फोरम नहीं उठाया, लेकिन फिर भी ये कहा जाए कि वास्तविक जो कांग्रेसी लोग थे उन्होंने हमारा सपोर्ट किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो दिन में कांग्रेस ऐसा करते थे, रात को बीजेपी ऐसा करते थे, इसलिए हम इंडिया अलायंस का हिस्सा मानते हैं। इंडिया अलायंस का हिस्सा मानते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि अगर कांग्रेस के नेता उस तरह से आदिवासियों की बात नहीं उठाते हैं तो क्या आपके लिए बहुत सहज होगा कि जिस पहचान की राजनीति के साथ जिस जल जंगल जमीन की बात करते हुए आप पॉलिटिक्स में आए हैं, आगे बढ़े हैं, वो बात आप कर पाएंगे कांग्रेस में रहते हुए, कांग्रेस के साथ रहते हुए? नहीं देखो, कांग्रेस से हमारा कांग्रेस में हम लोग नहीं है, हमारी खुद की अलग पार्टी है। जी जी। ये बात अलग कांग्रेस के साथ गठबंधन में? हाँ, कांग्रेस के साथ वहां पर हमारा ये परिस्थितियां बनी थी, इसलिए गठबंधन हुआ था। आगे आने वाले पंचायती राज चुनाव, विधानसभा चुनाव में वो परिस्थिति तय करेगी। लगभग संभावना है हम लोग स्वतंत्र लड़े, कुछ परिस्थितियां बनी तो देखेंगे गठबंधन का, लेकिन हम लोग स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे आने वाले समय में। इंडिया अलायंस की बात रही है तो दिल्ली में भी हम लोग कोशिश करेंगे कि इंडिया अलायंस के साथ जरूर रहेंगे, लेकिन हमारी आइडियोलॉजी, हम लोग हमारा स्वतंत्र ही रूप से काम करेंगे, क्योंकि हम चुनाव से पहले इंडिया अलायंस में हमारी पार्टी का संबंध नहीं था। वो चुनाव में परिस्थितियां बनी इसलिए उन्होंने घोषणा की, हम उनका स्वागत करते, धन्यवाद भी देते हैं। हम लोग स्वतंत्र रूप से काम करेंगे, हम कहीं पर भी रहे, हम लोग हमारे क्षेत्र की जो डिमांड है उसको जोरदार तरीके से उठाएंगे और धरातल पे लागू कराएंगे। इस बार के जो लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं, किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं है, एनडीए सरकार बनाने जा रही है और ऐसी खबरें हैं कि अलग अलग दलों को और जो निर्दलीय जीत कर आए हैं उनको भी भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग अप्रोच कर रहे हैं। क्या भाजपा की तरफ से आपको भी किसी ने अप्रोच किया? देखो, अप्रोच की बात है, फोन तो कई आते हैं, लेकिन हम लोगों ने ठान लिया, जिस आज मैं मेरे लिए फोन आया आपको? नहीं, देखो फोन तो आए हैं, लेकिन हम लोग स्वतंत्र रहेंगे, हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। जिस तरह से पिछले 5 सालों के अंदर भाजपा ने जो तानाशाही बनाई देश के अंदर, वो हमारे देश के लिए घातक है। आज वो भले साइलेंट हो गए होंगे, लेकिन पिछले 5 सालों में जो तानाशाही सिस्टम लागू किया, जिस तरह से ईडी के द्वारा लोगों को दबाया गया, जिस तरह से मीडिया पे कंट्रोल करने की कोशिश किया गया, जो भी व्यक्ति अधिकारियों की बात करता है उस पर आदिवासी इलाके में हमने देखा कि जिसने अधिकारियों की बात की उसको नक्सलाइट घोषित किया। मोदी जी का स्पीच रहा था हमारे इलाके में कि अर्बन नक्सलाइट है, हम लोगों को ये इस तरह से आरोप लगाया था। तो हम लोग किसी भी कंडीशन में एनडीए के साथ नहीं जा सकते, हम लोग स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे और हमारी आइडियोलॉजी मेल नहीं खाती, इसलिए हम लोग नहीं जाएंगे। दक्षिणी राजस्थान का जो इलाका है, उस इलाके में तो आपकी पार्टी को समर्थन मिलता है, लेकिन पूर्वी राजस्थान में जहां आदिवासी आबादी है वहां आपकी पहुंच उस तरह से नहीं हो पाई है। दौसा के चुनाव परिणाम भी हमने देखे कि वहां भी आपको नुकसान, बहुत अपेक्षित फायदा तो हुआ नहीं है। क्या वजह देखते हैं आपकी? दक्षिण राजस्थान में फायदा होता है, लेकिन इस तरफ का जो आदिवासी समाज है वो अभी आपको स्वीकार नहीं कर रहा है। देखो, हम लोग भारत आदिवासी पार्टी बनाई है, पार्टी के नाम में आदिवासी शब्द है, आदिवासी समुदाय के लिए बनाई है, लेकिन ये भी नहीं है कि सिर्फ आदिवासी इलाके में ही काम करेगी। हम लोग आने वाले समय में सामान्य इलाका जो है वहां पर भी काम करेंगे, और सामान्य वर्ग के लोग हैं, ओबीसी है, किसी भी वर्ग के लोग हैं, उन सबको साथ में लेके काम करने वाले हैं। और आपने जो बताया पूर्वी राजस्थान के अंदर मीणा बाहुल्य क्षेत्र है, बहुत जल्दी मीणा बाहुल्य क्षेत्र के अंदर ये पार्टी ग्रोथ करेगी और हम लोग साथ में मिलकर अच्छा काम करेंगे। और इसके अलावा जहाँ पर नॉन ट्राइबल हैं उन लोगों को साथ में लेके भी हम लोग काम करेंगे। उसी इलाके के एक नेता हैं किरोड़ीलाल मीणा, अभी लोकसभा चुनाव के दौरान खूब चर्चा में भी रहे, पहले से भी चर्चा खबरों में रहे हैं। वो उन्होंने अपनी इस्तीफा देने तक की पेशकश कर दी थी उस चुनाव हारने के बाद। उनकी पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं आप? देखो, किरोड़ीलाल जी मीणा एक संघर्ष वाली लीडर हैं, एक मेहनती व्यक्ति हैं, लेकिन भाजपा के अंदर रह के वो, जैसे भाजपा सत्ता में आई, वो अपने आप को अंदर से घुटन सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पिछले इस बार कांग्रेस का राज था। कांग्रेस के राज में कहीं पर भी छोटा सा अन्याय होता तो वो लाके सड़कों पे जाके बैठते थे, आंदोलन करते थे, न्याय की बात करते थे। लेकिन आज भाजपा आई है, भाजपा में कई अन्याय हो रहे हैं, कई अन्याय हुए, कई ऐसे बलात्कार हुए, गैंगरेप हुए, पेपर लीक हुए, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे। वो खुद अपने आप को अंदर से घुटन सी महसूस करते, ऐसा लगता है। और अभी उन्होंने कहा था अगर राजस्थान के अंदर हम लोग लोकसभा में प्रदर्शन नहीं कर पाए या मेरी सीट हम लोकसभा हार गए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो मैं मानता हूं कि वो वचनबद्ध है और जवान के पक्के हैं, तो अवश्य हो सकता है इस्तीफा देंगे। यहाँ सरकार को सचेत करे कि जो घटनाक्रम हो रहे हैं स्टेट के अंदर, वो यहाँ तो मैं तो कहता हूँ कि पूरी भाजपा की जो सरकार बनी है, भजनलाल जी से लगा के जितना मंत्रिमंडल बना है, आप लोगों को हाईकमान ने आपको मंत्रिमंडल सीएम बनाया और आप बुरी तरह से हार रहे हो, तो आप सबको अगर अंदर ऐसा फीलिंग हो रही है कि हमारे से गलती हुई तो आप इस्तीफा देना चाहिए, सभी को देना चाहिए, पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना चाहिए।
एक और नेता हैं हनुमान बेनीवाल, वो भी इंडिया अलायंस में थे, चुनाव लड़े, जीते और अब उनकी नाराजगी साफ तौर पर सामने आ चुकी है क्योंकि इंडिया अलायंस की बैठक में उनको नहीं बुलाया गया। आपको बुलाया गया इंडिया अलायंस की बैठक में? देखो, इंडिया अलायंस की बैठक में अभी तक हमको आमंत्रित नहीं किया गया है। क्या आपकी भी कोई नाराजगी है? आ, मेरी नाराजगी नहीं है क्योंकि मैंने अपेक्षा ही नहीं की है। मैंने कोई अपेक्षा ही नहीं की, मैंने कोई इच्छा ही जाहिर नहीं की है कि हम लोगों को बुलाए, ऐसा मैंने सोचा ही नहीं है। हम लोग स्वतंत्र थे। अगर वहां पर डूंगरपुर बांसवाड़ा में कांग्रेस का कैंडिडेट मालवीय जी अगर नहीं जाते भाजपा में, तो हो सकता है वो उम्मीदवार होते, कांग्रेस से होते, और कांग्रेस से होते तो हम लोग चुनाव लड़ते और हम दावे के साथ कहते हम जीत के आते। तो हमने पहले से कोई अपेक्षा की ही नहीं है, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारी आइडियोलॉजी अगर मैच खाएगी, हम कुछ मुद्दे हैं, उस मुद्दों के आधार पर अगर इंडिया काम करेगा, बात करेगा, तो हम आगे बात बढ़ाएंगे और साथ में रहेंगे। नहीं करेगा, स्वतंत्र लड़ेंगे। आखिरी सवाल, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा की जनता ने आपको इतना बड़ा मैंडेट दिया है, वो कौन से 1, 2 या 3 मुद्दे होंगे जिन पर आप इस साल काम करेंगे और वो मुद्दा जो है वो पूरी तरह से हल करेंगे? कौन से ऐसे 3 मुद्दे हैं, आप बताइए। देखो, सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा मेरा मेरा फोकस रहेगा एजुकेशन पे। एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने का हम लोग काम करेंगे। सेकंड नंबर पे जहाँ पर कुपोषण बढ़ रहा है बहुत तेजी से हमारे इलाके में, कि मतलब कहे कि जो डिलीवरी हो रही है, जो गर्भ मतलब जो माँ बच्चा पैदा करी है, तो 90% बच्चे कुपोषित पैदा हो रहे थे। मेरी प्राथमिकता रहेगी कुपोषण दूर करें, सेकंड नंबर। तीसरे नंबर पे जो संवैधानिक जो प्रावधान है उनको धरातल पे लागू करें, और साथ ही हमारे लंबे समय से बिल प्रदेश की जो डिमांड चल रही है, उस बिल प्रदेश की डिमांड को हम लोग पुरजोर तरीके से उठाएंगे, और आने वाले समय में हम आश्वस्त हैं, हमें खुद पे कॉन्फिडेंस है कि आने वाले समय में बिल प्रदेश बनाएंगे। आपने भील प्रदेश का जिक्र किया, इसलिए एक सवाल जरूरी होता है, क्या आपको लगता है कि इसका जो पूरा रास्ता है वो सिर्फ राजनीतिक रास्ता हो सकता है, या फिर आप सड़क पे जैसे तेलंगाना की मांग हो रही थी उस तरह का कोई आंदोलन वगैरह करने का भी विचार है आप लोगों का? किस तरह की रणनीति अपनाने वाले हैं? देखो, वो बहुत जल्दी बड़ा रूप लेंगे, बड़ा आंदोलन भी होंगे, और राजनीतिक रूप से भी हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कराएंगे, क्योंकि जरूरत है वहाँ। हमारा गोविंद गुरु महाराज का आपने आंदोलन सुना होगा, 1500 आदिवासी मारे गए थे मानगढ़ पे। उस इतिहास को 3 लाइनों में समेट दिया। आज इतिहास में ये पढ़ा जाता है कि गोविंद गुरु महाराज के नेतृत्व में भक्ति आंदोलन हुआ। क्या भक्ति आंदोलन हुआ, और 1500 आदिवासी मारे गए, बस यही तक सीमित दिया। सिर्फ भजन कीर्तन करने में कोई अंग्रेज गोली थोड़ी चला रहे थे। भक्ति करने से अंग्रेजों को दिक्कत नहीं थी। इस झूठे इतिहास को किताबों में परोसा जा रहा है। गोविंद गुरु महाराज ने उस दौरान बिल प्रांत स्थापित करने की डिमांड की थी, और बिल प्रांत की डिमांड को लेकर ही अंग्रेजों को दिक्कत थी, और उसमें तत्कालीन जो राजा रजवाड़े थे और अंग्रेजों ने इसी बात को लेकर गोलियां चलाई थी। तो 1500 आदिवासी शहीद हुए जिस मांग को लेके, उस मांग को हम कैसे दबने देंगे? तो अवश्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हमारा जो इलाका है, कल्चर एक है, भौगोलिक क्षेत्र एक है, बोली भाषा एक है। आज भी हमारी विवाह पद्धति आपस में होता है। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र आज भी जुड़ा हुआ है, तो हर तरफ से जुड़ा हुआ है। तो अगर ये एक बिल प्रदेश बनता है तो अवश्य ट्राइबलों का जो आज समस्या है वो समस्या खत्म होगी और एक अच्छा डेवलप होगा। जी। तो ये थे हमारे साथ राजकुमार रोज, जिन्होंने न सिर्फ बांसवाड़ा डूंगरपुर के स्थानीय मुद्दे बल्कि आदिवासी पॉलिटिक्स और राजस्थान की राजनीति समेत देश की राजनीति पर भी हमसे बात की। कैमरा सहयोगी सुशील के साथ जयपुर से सोमू आनंद, एनडीटीवी।